आज प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें एक प्रिंटेड मटेरियल का हम लोग मदद भी लेंगे और इस मटेरियल के थ्रू ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ किताब के मटेरियल को साथ में रखेंगे। मैं लिखने से थोड़ा सा मतलब मैं उन्हीं सब चीज़ों को लिखूंगा जो कुछ नई सूचनाएं होंगी। अब तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर में पढ़ाया जाता है। निसर्ग का। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर में जब इसको पढ़ाया जाएगा तो पहचान होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन का सबसे पहला जो तत्व होता है कि हम उस एनिमल को कैसे पहचानेंगे। प्रोटोजोआ में सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो है कि एक ही सेल का जीवन है। उसको हम सेल बोलें कि कंप्लीट बॉडी बोलें, ठीक है ना। एक ही सेल का सिंगल सेल्ड, तो उसका बॉडी जो है वो एकदम एक सेल का है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, हम इसको सेल क्यों बोलें, हम इसको बॉडी बोलें। वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर तो है। यूनिसेलुलर तब है जब हम लोग मानते हैं कि उसमें एक सेल है, और ए सेलुलर तब है जब मानते हैं कि वो बॉडी है। ये दोनों चीजों का डिफरेंस कई बार विद्यार्थी आपसे पूछते हैं, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड ए सेलुलर। बॉडी एक सेल का माना जाए यूनिसेलुलर, और जब एक सेल को ही कंप्लीट बॉडी मान लिया, हमने सेल माना ही नहीं उसको, दैट इज कॉल्ड सेल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है। सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई टिश्यू इश्यू उसमें मिलता है नहीं, तो इसलिए नॉट एनी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेल ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, सब जानते हो। शुरुआती दौर का एनिमल है। एनिमल, इससे पहले कोई एनिमल रिपोर्टेड नहीं है। इससे पहले जो रिपोर्टेड है वो एनिमल और प्लांट के बीच का लिंक है, जिसे ग्लीना कहते हैं। तो इसीलिए प्रोटोजोआ को माना गया कि फर्स्ट कन्फाइंड ग्रुप जो कि एनिमल्स का हो, उसे प्रोटोजोआ कहा। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि आप देखें कि आज हम लोग इतने एडवांस्ड मैमल्स हैं, इतना बड़ा हमारा बॉडी है, 250 टाइप ऑफ सेल्स है, और साथ ही कितना मतलब नंबर ऑफ टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है। आज हमारा बॉडी क्या नहीं है। इवोल्यूशन कहता है कि शुरुआती दौर में प्रोटोजोअन्स जो है वो बेसिक यूनिट है एक इतना बड़ा एनिमल किंगडम का। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर हम लोग देखें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो आसान है, सब लोग पढ़ते हैं और सबके दिमाग में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले लाइन लिंक पर आते हैं। प्रोटोजोअन्स आर सिंपल एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले, ठीक है। सिंपल ही है, इसमें कोई बॉडी का डिवीजन नहीं है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बॉडी है। एक ही बॉडी है अमीबा का, और वो सारा काम करता है। प्रोडक्शन, लोकोमोशन, सब काम ये अकेले कर रहा है। सेकंड क्या है कि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे। जो भी फ्री लिविंग फॉर्म्स होगा सभी एक्वेटिक फॉर्म होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब छोटी छोटी चीजों को क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन। रेखा जी, ऐसे अगर आपका अनम्यूट नहीं होगा तो कैसे क्लास हो। म्यूट है सर। तो आवाज भी तो आ रही है आपकी। म्यूट होगा और आवाज भी आएगी क्या। पता नहीं है। आपने अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया था इसको। म्यूट नहीं है, उनका म्यूट नहीं है, अनम्यूट दिखा तो रहा है। क्योंकि हम कई बार म्यूट करते हैं, लेकिन म्यूट करने के तुरंत बाद ही वो अनम्यूट हो जाती है उनका। या दूसरे मोबाइल से जुड़ी है। हाँ, दूसरे आवाज मोबाइल से। क्लियर नहीं आता है सर आपका। दूसरा तो पूरे को डिस्टरबेंस हो रहा है ना। अब दूसरे मोबाइल से जुड़े। डिस्टरबेंस हो रहा है। आपके घर में अगर और भी मोबाइल हो तो आप उस, है ना, उससे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल देके इससे सवाल पूछा जाता है कि कौन एसिमेट्रिकल है, कौन रेडियली सिमेट्रिकल है, कौन बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो अर्थात हमें सिर्फ सिमेट्री के बारे में जानना ही नहीं है, बल्कि
उचित एग्जाम्पल भी जानना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें वो सिमेट्री शो करता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पुटअप किया गया है, जैसे कि यूग्लिना को आप देखें बायलैटरली सिमेट्रिकल, अगर पैरामीशियम देखें ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल, लेकिन अगर अर्सेरा देखें तो ये एसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसका स्यूडोपोडिया अलग अलग टाइप का है, इसलिए इसकी सिमेट्री होनी थोड़ी मुश्किल है। मीनवाइल ये सेलुलर तो बता चुके हैं, यूनिसेलुलर ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हम इसे सेलुलर ग्रेड भी कहते हैं, ठीक है ना। सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ मतलब एक ही सेल से एक जीवन बना हुआ, इसमें कोई दो सेल की जरूरत नहीं है। इसकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे न्यूट्रिशन डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, कुछ भी होगा, वो सब का सब इसका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है वह इसका एक्टिविटी का सेंटर, ठीक है। पहले बोल दिया एक्सेल है, इसलिए टिश्यू या ऑर्गन इसमें नहीं मिलता। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इसमें हम सब जानते हैं। अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आंसर यहां से आता है। लोकोमोशन के टाइप्स इसके टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, तो इसको जरूर दिमाग में रखना है। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वो यही लोकोमोशन है, लोकोमोशन के टाइप्स, जैसे कि फ्लैजलास होगा, सिलियास होगा, स्यूडोपोडियास होगा, ठीक है। तो पहला जो बेसिस है वो यही बेसिस है, इसके बाद भी कुछ कुछ और छोटे छोटे बेसिस डेवलप होते हैं, बट पहला बेसिस तो यही। अब इसके फिजियोलॉजी की बातें होती हैं कि भाई जब जीवन ही है ये तो सब कुछ करेगा जो हम करते हैं। बोला हाँ भाई सब कुछ करेगा। बोला कि व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या कहते हैं। तो इसमें देखो फ्री लिविंग भी है, जो फ्री लिविंग होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और जो पैरासाइटिक होगा वो डिपेंडेंट होगा। तो न्यूट्रिशन में फ्री लिविंग का भी इफेक्ट दिखेगा एकदम। इस सब चीज को हमेशा हैबिट के आधार पर उसका न्यूट्रिशन और सारा सिस्टम काम करता है। फ्री लिविंग, पैरासाइट दोनों है इसमें। तो आप एकदम चतुराई यूज करें। टैक्सोनॉमी जो है उसमें बहुत स्मार्टनेस की जरूरत होती है। फ्री लिविंग होगा मतलब फ्री लिविंग कौन होगा, जो अपने से खुद अपना अर्न कर लेगा। पैरासाइट क्या होगा, जो किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो। तो चूंकि इसमें हम लोग यूग्लेना को भी डाल लेते हैं तो लोग, अब तो उसको अलग कर दिया गया है, लेकिन होलोफाइटिक, तो होलोफाइटिक किस में है, होलोफाइटिक है यूग्लिना में, क्योंकि ये खुद से अपना फूड बनाते हैं। सेकंड है होलोजोइक, ये होलोजोइक किसका है, एनिमल्स का है। सैप्रोजोइक मतलब कि डेड डिके ऑर्गेनिज्म पर, और पैरासिटिक, तीन प्रकार के की चीजें यहां मिलती हैं। अब यहां आता है कि होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग बाय ऑर्गेनिक। कोई भी सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर खाया जाए, चाहे वो आप उसको मतलब सॉलिड के फॉर्म में खाइए या पानी में घोल के खाइए, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। सैप्रोजोइक हम सब समझते हैं डीके ऑर्गेनिक पर मटेरियल्स पर खाना, दैट इज सैप्रोजोइक। एंड पैरासाइटिक का मतलब हो गया किसी दूसरे एनिमल, प्लांट या माइक्रोब के शरीर पर अपना भोजन प्राप्त कर। सो दिस इज कॉल्ड होलोजोइक, हो सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। जहां तक डाइजेशन की बात है, इसमें एक ही मोड ऑफ डाइजेशन होता है, वी ऑल नो इट। डाइजेशन का इसमें एकमात्र मोड है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर। सर आप यदि इंट्रासेलुलर डाइजेशन को एक ही मोड मान रहे हैं, तो क्या हम लोगों में ये मोड अलग है? हाँ, हम लोगों में थोड़ा अलग है। हम लोग में क्या है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और तब फिर हमारा उसके बाद कौन होता है, फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन। याद रखिएगा हम लोगों में ये है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये हम लोगों में है। लेकिन चूंकि ये एक ही सेल का है, इसमें बाहर से कुछ डाइजेशन होना नहीं है, जो होगा वो इसके अंदर आएगा, इसलिए इसमें हमेशा क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं, तो रिस्पिरेशन जो होगा वो
इसके मेम्ब्रेन के थ्रू होगा और दैट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन भी जो है वो सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की। इसके अंदर में कौन कौन कैटेगराइज होता है? फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। तो जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होंगे उसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन एक टेक्निकल टर्म आया। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज एक्चुअली रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स आर डिसाइसिव फैक्टर। ये तय करता है कि ऑस्मोलैरिटी क्या होगी। और इसमें जो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक कंडीशंस डेवलप होते हैं वह इसी सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के कारण होता है। इसमें एक एग्जांपल मैंने यहाँ सोडियम आयन लिखा। और ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें होंगी तो शरीर के अंदर का पानी और बाहर के पानी में तो अंतर होगा। जब भी बाहर का पानी अंदर पानी अंतर हो तो उसको मेंटेन करने के लिए इसके पास अपना और सिस्टम होना चाहिए। और ऑफ कोर्स इसके पास अपना सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है कि मान लो कि हम अमीबा को ही रखते हैं, ये अमीबा है। बाहर हो गया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कहने का मतलब है कि बाहर कंपैरेटिव, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, तुलनात्मक रूप से सॉल्वेंट जो है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में किसके? सॉल्यूट। तुलनात्मक। और ये हाइपोटोनिक अगर होगा तो निश्चित रूप से इसके अंदर का मीडियम क्या होगा? हाइपरटोनिक। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे सर बाहर भी हाइपोटोनिक है और अमीबा के अंदरों हाइपोटोनिक है। अरे बाबा, ऐसे थोड़े होता है। ये हमेशा कंपैरेटिव टर्म है। एक हाइपोटोनिक होगा तो दूसरा हाइपरटोनिक होगा। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा? इसकी तुलना में इसकी तुलना में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ठीक है। अगर मुझे इसको तुलनात्मक बताना है कि मान लो बाहर 10 100 लीटर है, 100 लीटर सॉल्वेंट है ना, और 10 लीटर सॉल्यूट है। ठीक है? और अंदर में यहां पर 1 लीटर सॉल्यूट है, मतलब वाटर है 1 लीटर, और 200 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 10 10 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम NaCl हो। तो तुलनात्मक रूप से बहुत ना हो गया। 1 लीटर में 200 ग्राम है तो 100 लीटर में कितना होना चाहिए? अगर इसको कर ले तो ये 2000 ग्राम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। इसका मतलब होता है कि हमेशा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस तुलनात्मक अध्ययन को थोड़ा सा एक और डायग्राम में बनाते हैं। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि 100 लीटर, और यहाँ कितना है? 1 लीटर। ये दो है। यहाँ कह रहा है कि 10 ग्राम ग्राम NaCl है। यहाँ कह रहा है कि 100 ग्राम NaCl। अभी 100 हम लेते हैं, 100 ग्राम NaCl है। अब इसको कंपेरेटिव करना है। 100 को हम अगर 100 लीटर, एक को 100 लीटर करें तो कितना से multiply करना होगा? 100 से। ये हो जाएगा क्या? 100 लीटर। और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। हो जाएगा 1000 ग्राम। अब सोचिए, कहाँ 10 ग्राम और कहाँ 10,000 ग्राम। हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है वो हाइपरटोनिक है। इसलिए हमेशा ही याद रखना है कि ये हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक हमेशा तुलनात्मक अध्ययन होता है, जिसमें हम सॉल्वेंट की मात्रा सिमिलर करते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से सॉल्वेंट को पहले आप इक्वल करिए। कभी भी सॉल्वेंट को इक्वल करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 लीटर है और ये 1 लीटर है तो इसको 100 लीटर कर देंगे। अभी 100 लीटर हो गया तो अब पता चल जाएगा दोनों में किसमें ज्यादा सोल्यूट है। जिसके पास ज्यादा सोल्यूट होगा वो हाइपरटोनिक होगा। तो कहने की बात स्पष्ट है, पर बहुत सावधानी और चतुराई से उस मोलैरिटी को समझना है। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इससे, एक डायग्राम, डायग्राम भी विषय वस्तु देता है कि कैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है डायमेंशन में दिखा रहा है, वो पानी के और सॉल्यूट के बैलेंस को करेगा। इसको जब हम आगे इसमें देखेंगे ही। अभी रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं। इंसिस्टमेंट इज ए कॉमन फिनोमेन। इंसिस्टमेंट मतलब अमीबा अंदर और चारों साइड से क्या हो जाएगा? सिस्ट आ जाएगा। खोल खोल के अंदर में अमीबा। ठीक है। इस सिस्ट के प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना पड़ता है। तो ये जो इंसिस्टमेंट है ये हमेशा बैड टाइम के लिए,
जब भी बैड टाइम आता है, बुरा वक्त, तो इंसिस्टमेंट आता है। बुरा वक्त क्या होता है? लैक ऑफ फूड एंड वाटर। हमेशा याद रखेंगे इसको। हमारे किसी भी एनिमल प्लांट जीवन का सबसे बुरा वक्त क्या है? बुरा वक्त ये नहीं कि हम थोड़ा कम कमा लें या हमारा मकान नहीं हो। बुरा वक्त है जब भोजन और पानी की कमी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड बैड टाइम। तो अमीबा के लिए भी अगर बैड टाइम हो, हम अमीबा को कॉमन एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इंसिस्टमेंट होना कॉमन फिनोमिनन है। वो तो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नॉर्मली कॉमनली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसे हम लोग फिसन कहते हैं। और ये हमेशा कब करता है? गुड टाइम। और गुड टाइम का यहाँ पर क्या मतलब हो गया? जब फूड एंड वाटर एबंडेंट हो, दैट इज गुड टाइम। एंड सेक्सुअल मेथड से कब करता है? बैड टाइम। जब भी बुरा वक्त हो, फूड और वाटर की कमी हो, तो उसमें क्या होता है कि बदलते पर्यावरण के साथ अपने में बदलाव करना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही मतलब है कि पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, तो मेरा जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो उस नए पर्यावरण में फिट रह सके, इसलिए मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें रैंडम मेटिंग होगा, और उससे क्या होगा कि वो नए अवसर को, नए जीन्स, नए रिशफलिंग ऑफ द मटेरियल्स होने से वो सक्सेसफुल होगा। और जब भी अच्छा होता है, गुड टाइम, गुड फूड, गुड वाटर, हमेशा ये सेक्सुअली करता है, जिसका हम सब जानते हैं टाइप। वो बाइनरी फिशन करता है, या फिर मल्टीपल फिशन करता है, या कुछ न कुछ तरीका फिशन करता है। जब क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है उनका, किस बेसिस पर? देयर मोड ऑफ मोशन। ये दिमाग में रखने वाली बात है। व्हाट इज द मोड ऑफ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ? दैट इज मोड ऑफ लोकोमोशन। कैसे चलते हैं? क्लास वन, राइजोपोडा। राइजो मतलब हो गया रूट फूड। ऑब्वियसली मतलब इसमें तो स्यूडोपोडियंस जितने होंगे सब आ जाएगा इसमें, है ना। स्यूडोपोडिया से चलने वाले सभी इसमें आ जाते हैं। अब रूट मतलब क्या हो गया? जड़ जो है वही चल रहा है। मतलब रूट में, रूट कैसे चलता है? रूट देखे ना फैलाकर, तो स्यूडोपोडिया होता है। अब इसको फॉसले कहते हैं, ठीक है, सब तो कहानी आप लोगों को मालूम ही है। अमीबा प्रोटियस हो गया, या फिर इंटरमीबा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल। सेकंड जो इसमें आ रहा है ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है मैस्टिकोफोरा। मैस्टिकोट। तो नए नए टर्म्स भी हैं, उस टर्म का मीनिंग भी समझना है। मुझे लगा कि ये बढ़िया मटेरियल है, मैंने कहा कि इसको पिकअप करते हैं। मैस्टिकोफोरा। मैस्टिक्स मतलब होता है वीप, और फोरस मतलब होता है वीप। वीप मतलब वीपिंग मूवमेंट किसका होता है? फ्लैजला का। नाम पड़ गया फ्लैजला, इसलिए मैस्टिकोफोरा को फ्लैजलाटा भी लोग कहते हैं। फ्लैजलाटा। मैस्टिकोफोरा फ्लैजलाटा एक चीज होगी। ओके। इसमें प्लांट में यूग्लिना विरिडिस, एनिमल में पैनोसोमा गैम्बियंसिस, और लिस्टेनिया डोनोवेनी, ये सभी इसी साथ। अब जब ये सब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल हमें देखना है कि लिस्टमैनिया डोनोवेनी कॉजिंग कालाजार, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंसी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जहां पर एक नंबर के सवाल में या 2 नंबर के सवाल में ये पूछ दिया जाता है, बताइए भाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन काज करेगी? लिस्टमैनिया डोनोवेनी से कालाजार, और कालाजार का टीका कौन सा? पैथोलॉजी से भी सवाल लगाते रहता है। स्टेप बाय स्टेप सब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब की बात आती है, दैट इज कॉल्ड क्लास 3। अगर क्लास 3 देखें तो दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोआ। स्पोर्स का मतलब होता है सीड, और जोन का मतलब होता है एनिमल। एनिमल में मेथड से स्पोरोजोआ करेगा जो पैरासाइट होगा। अब इसमें मैक्सिमम पैरासाइट होता है, वो सभी क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट, शरीर के अंदर रहने वाले पैरासाइट, जैसे कि मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, ये सभी क्या है? स्पोर। स्पोर्स की मदद से अपना रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। तो इसमें लोकोमोशन नहीं होता है, इसीलिए इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने होस्ट के बॉडी पर। तो दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। पैरासाइट ही होगा, उसको क्या लोकोमोशन चाहिए? वो तो जिसके शरीर का वो जानेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, संभालिए मामला को, वो है क्लास 4, दैट इज कॉल्ड सीलियोफोरा। ठीक है। सीलियोफोरा स्पेसस है,
सीलिया। सीलिया आईलैश के ऊपर उसको बोलते हैं लोग। और इसमें ऑल नो कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, स्लीपर एनिमलिकोली, और वॉटिसेला जिसको हम लोग बेल एनिमलिकोली कह रहे हैं। ये सब जो है